मनोवैज्ञानिक रूप से सही है? आप किस नजरिए से कह रही हैं? ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है। आप जिस घुटन की बात कर रही हैं, मनोविज्ञान में उसे प्रोटेक्टिव बफरिंग कहा जाता है। प्रोटेक्टिव बफरिंग? जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि रिश्ते में दोनों लोग, मरीज और देखभाल करने वाला, एक दूसरे को दुख से बचाने के लिए अपनी असली भावनाओं को छुपाने लगते हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं? बिल्कुल। माँ दर्द छुपाती है ताकि बच्चा दुखी ना हो, और बच्चा अपनी तकलीफ छुपाता है क्योंकि वो सोचता है मेरी माँ मेरी वजह से पहले ही इतना कष्ट सह रही है, मैं उसे और दर्द नहीं देना चाहता। तो ये तो एक तरह का टॉक्सिक या नुकसानदेह चक्र बन गया ना। वे संवाद नहीं कर रहे हैं, बस अभिनय कर रहे हैं, दोनों अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। सतह पर देखने से बिल्कुल ऐसा ही लगता है, और सच कहूं तो लंबे समय तक प्रोटेक्टिव बफरिंग वाकई मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ये भावनाओं को प्रोसेस नहीं होने देती। वही तो। लेकिन एमडी जैसी क्रॉनिक और लाइलाज स्थिति में ये अक्सर सर्वाइवल यानी जिंदा रहने का एक तरीका बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम आती है, जिसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, ये कैसे काम करता है? क्या ये बस खुद को झूठी तसल्ली देना है? नहीं, ये झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं है। ये अपने नजरिए को पूरी तरह से बदलना है। देखिए, जब इंसान किसी बड़ी त्रासदी से गुजरता है तो पहला सवाल क्या होता है? यही कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल। और ये सवाल इंसान को अवसाद या डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। लेकिन ये माताएं इस सवाल को रीफ्रेम कर लेती हैं। वो सोचती हैं कि ईश्वर ने या प्रकृति ने इस बच्चे की देखभाल के लिए मुझे ही चुना है, क्योंकि मेरे अलावा कोई और इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता। ओह, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। विक्टर फ्रैंकल ने भी तो यही कहा है ना कि जब इंसान को अपने दुख या संघर्ष में कोई उद्देश्य, कोई पर्पस मिल जाता है तो वो दुख सहने लायक हो जाता है। एकदम सही। चुने जाने का यह एहसास उस पूरे दर्द को एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे देता है। और जब वो उद्देश्य मिल जाता है तो वो जो प्रोटेक्टिव बफरिंग या खामोशी थी, वो घुटन नहीं रहती। अच्छा, तो वो बदल जाती है। हाँ, वो खामोशी उन दोनों के बीच संवाद की सबसे गहरी भाषा बन जाती है। माँ का व्हीलचेयर धकेलते वक्त चेहरे पर एक शांत मुस्कान रखना कोई अभिनय नहीं रह जाता, बल्कि वो उस उद्देश्य को जीने का तरीका बन जाता है। तो वो खामोशी कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक पुल है जो उन्हें और गहराई से जोड़ रहा है। ये समझाता है कि क्यों वे हार नहीं मानती। जी बिल्कुल। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की ओर मुड़ते हैं। ठीक है। अब तक हमने उन नेताओं की बात की जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन उनके बच्चे एमडी से पीड़ित हैं। पर जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक माँ खुद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जी रही है और उसी बीमारी के साथ वो अपने बच्चों को पाल भी रही है। उफ, ये एक ऐसा बिंदु है जहां विज्ञान और मेडिकल किताबें पूरी तरह से चकरा जाती हैं। सच में। हाँ, क्योंकि शारीरिक रूप से ये लगभग असंभव लगता है। एक शरीर जो खुद अपनी मांसपेशियों को खो रहा है, जिसे हर कदम उठाने में भयंकर दर्द और थकान होती है, वो किसी दूसरे इंसान की पूरी देखभाल कैसे कर सकता है? इसी बात को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक रोजमर्रा की तकनीक की तस्वीर आ रही है। कैसी तस्वीर? मान लीजिए एक स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी सिर्फ 1% बची है। तकनीकी रूप से वो किसी भी पल बंद हो सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर उसे एक दूसरे डिवाइस के लिए पावर बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाने लगता है। बायोलॉजिकली या शारीरिक रूप से ये संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ ऐसा होता है जो उस 1% बैटरी को खत्म ही नहीं होने देता। वाह, ये उपमा बिल्कुल उसी प्रक्रिया को समझाती है जो इन माताओं के शरीर में हो रही होती है। जीव विज्ञान में इसके लिए एक शब्द है, एलोस्टैटिक लोड। एलोस्टैटिक लोड, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है लगातार तनाव या स्ट्रेस के कारण शरीर पर पड़ने वाला बोझ। एक आम इंसान इतने भारी एलोस्टैटिक लोड के नीचे पूरी तरह से टूट जाएगा। लाजमी है। लेकिन जब मातृत्व की बात आती है तो मस्तिष्क शरीर के दर्द के सिग्नल्स को ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड कर देता है मतलब दिमाग शरीर से कहता है कि अभी दर्द महसूस करने का समय नहीं है। सटीक रूप से यही होता है। शरीर में एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन इस तरह से रिलीज होते हैं कि वे थकान और दर्द के एहसास को कुछ समय के लिए दबा देते हैं। कमाल है। भले उस माँ को खड़े रहने में भी संघर्ष करना पड़ रहा हो, लेकिन जब बच्चे को खाना देना होता है, उसे नहलाना होता है या सुलाना होता है, तो उसका मस्तिष्क उसे एक असाधारण ऊर्जा देता है। लेकिन ये ऊर्जा हमेशा तो नहीं रह सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा बिना कीमत के नहीं आती। अकेले में वे भयंकर थकान से टूट जाती हैं, लेकिन बच्चे की एक मुस्कान देखते ही वे फिर से उसी ऊर्जा को जुटा लेती हैं।
ये बात सच में झकझोर देने वाली है। अपनी खुद की गिरती हुई सेहत को दरकिनार करके किसी और के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहना, ये दर्शाता है कि माँ का प्यार शारीरिक ताकत का मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस